प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो डेली हम लोग एक करंट अफेयर का छोटा सा सेशन करते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज फिर से हम लोग करंट अफेयर का ये सेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो क्या आंसर होगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या असम? पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की? आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या कर देगा बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर हम लोग बात करेंगे तो मुख्यमंत्री आपको पता है योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश में आपको 75 जिले देखने को मिल जाएंगे, 18 मंडल देखने को मिल जाएंगे और 17 नगर निगम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे 17वां नगर निगम पूछ ले कि जो 17वां नगर निगम है वो कौन सा है, तो आप आंसर करोगे शाहजहांपुर। ठीक है, कौन सा? तो शाहजहांपुर जो है, तो ये 17वां नगर निगम है। 18 मंडल है, 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा अगर आपसे जिला पूछा जाए कि सबसे बड़ा जिला जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप आंसर करोगे लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो है लखीमपुर खीरी। और अगर आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए सबसे बड़ा जिला, आप आंसर करोगे इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज, जहाँ पर अभी महाकुंभ लगा था। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा इलाहाबाद प्रयागराज है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार के द्वारा कब तक तमाल मिसाइल को अपनी नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है? तो तमाल मिसाइल की बात करेंगे तो भारतीय नौसेना, अगर आप जो बोले नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तो आप आंसर करोगे 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। आपसे बोले कि नौसेना प्रमुख कौन है, तो आप आंसर करोगे दिनेश त्रिपाठी। ठीक है, कौन? तो दिनेश त्रिपाठी जो है ये भारतीय नौसेना प्रमुख है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। और जो भारतीय नौसेना है इसके द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जून 2025 तक तमाल मिसाइल को भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? क्या हो जाएगा? तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? आप आंसर कर दोगे गिर राष्ट्रीय उद्यान। और ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। ये गुजरात में है। और किसके लिए? और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। गिर जो नेशनल पार्क है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पर है? जो कि गुजरात में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट की अगर हम लोग बात करें तो ये भारत का पहला पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। और कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, काजीरंगा अगर हम लोग बात करें तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में है। ठीक है, किसके लिए? तो गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, असम में एक सींग वाले गैंडों के लिए। ठीक है, असम में। रणथंभौर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में आपको गरबा और डांडिया याद रखना। ठीक है, क्या करना है? तो गुजरात में अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में आपको गरबा और डांडिया याद रखना है। ठीक है, गरबा डांडिया आपको याद रखना है गुजरात में। साथ ही साथ याद रखेंगे पतंग महोत्सव। ठीक है, कौन सा? तो पतंग महोत्सव अगर आपसे पूछा जाए तो पतंग महोत्सव भी आप याद रखोगे कहाँ पर? तो आप गुजरात में याद रखोगे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर वन्य जीव बचाव केंद्र वन तारा का उद्घाटन किया है? ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और कौन सा? तो वन तारा वन्य जीव बचाव केंद्र का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात? क्या हो जाएगा? चौथे प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आप कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर? तो गुजरात में। गुजरात में अगर हम लोग बात करें तो कच्छ का रण वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, कच्छ का रण जो है ये क्या हो जाएगा? कच्छ का रण जो है ये जंगली गधों के लिए फेमस है। ठीक है, किसके लिए? तो जंगली गधों के लिए फेमस है, याद रखेंगे। कच्छ का रण वाला जो क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा? तो ये जंगली गधों के लिए फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात में मैंने आप लोगों को बताया पतंग महोत्सव,
इसके अलावा गिर नेशनल पार्क बताया एशियाई शेरों के लिए। गरबा और डांडिया मैंने बताया आपको गुजरात में, ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा गुजरात में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है। तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। पांचवें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे बी उत्तराखंड, ठीक है। क्या कर दोगे, तो उत्तराखंड आंसर कर दोगे, ठीक है। उत्तराखंड की अगर आपसे दूसरी राजभाषा पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जाए, दूसरी राजभाषा पूछा जाए, तो आप आंसर करोगे संस्कृत है। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है, तो आप आंसर करोगे संस्कृत है। कब बनी थी, 2010 में। 2010 में संस्कृत को उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा चुना गया। उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो क्या है, तो वो नंदा देवी है, ठीक है। क्या है, तो नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर अगर आपसे पूछ ले तो सबसे ऊंचा शिखर आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे नंदा देवी, ठीक है। उत्तराखंड में आपको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कौन सा, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जिम कार्बेट, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जिम कार्बेट, राजा जी, ठीक है, फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उत्तराखंड में आपको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। फूलों की घाटी जो है तो ये आपको उत्तराखंड में कहाँ पर, तो चमोली जिले में, ठीक है। कहाँ पर, तो चमोली जिले में। और इसी चमोली जिले में ही 1973 में, ठीक है, कब, तो 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। इसी चमोली जिले में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था, तो दो लोगों का नाम आपको याद रखना है, कौन कौन, तो एक है चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट, और दूसरा आपको किसको याद रखना है, और सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। किसको, सुंदरलाल बहुगुणा को। तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने 1973 में चिपको आंदोलन शुरू किया था। कहाँ पर, उत्तराखंड के चमोली जिले में। चमोली जिले में आपको फूलों की घाटी देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में आपको नंदा देवी, जिम कार्बेट, राजाजी नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। नंदा देवी सबसे ऊंचा शिखर है। उत्तराखंड की जो दूसरी राजभाषा है वो संस्कृत है, 2010 में बनी थी, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दीजिएगा, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से विश्व श्रवण दिवस 2025 की थीम क्या है। तो बताइएगा विश्व श्रवण दिवस 2025 की थीम क्या, आपसे ये पूछ रहा है। अच्छा, अगर आपसे विश्व श्रवण दिवस पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर आपसे क्या कर ले, विश्व श्रवण दिवस पूछ लिया जाए तो आप आंसर करोगे 3 मार्च को, ठीक है। कब विश्व श्रवण दिवस कब मनाते हैं, तो आप आंसर करोगे 3 मार्च को। और इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है मानसिकता बदले, ठीक है। क्या करें, तो मानसिकता बदले, ये इसकी थीम है। विश्व श्रवण दिवस 2025 3 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम है मानसिकता बदले। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेगा, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य ने 3.16 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें किस विभाग को सबसे अधिक रुपए दिए गए हैं। तो अभी बिहार ने अपना बजट पेश किया और आपसे पूछा जा रहा है कि इस बजट में बिहार राज्य सरकार ने सबसे अधिक रुपए जो है वो किस क्षेत्र में आवंटित किए हैं, किस क्षेत्र में। तो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग या फिर ग्रामीण विभाग, क्या हो जाएगा। तो बिहार राज्य सरकार ने भी अपना बजट पेश किया है और यहाँ पर जो सबसे अधिक जो रुपए खर्च किए गए हैं वो शिक्षा विभाग पर खर्च किए गए, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार की जो स्थापना दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1912 में बिहार एक अलग राज्य बना था, ठीक है, याद रखिएगा। 1912 में बिहार एक अलग राज्य बना था। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा रुपए आवंटित किए गए। अगर आपसे शिक्षा मंत्री पूछा जाए तो सुनील कुमार आप आंसर करोगे। वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं आप आंसर करोगे सुनील कुमार, ठीक है। कौन, सुनील कुमार है, ठीक है। बिहार में आपको वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। कौन सा, तो वाल्मीकि, आपको याद रखना वाल्मीकि राष्ट्रीय जो उद्यान है तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर करिएगा। सबसे ज्यादा किसको, तो शिक्षा विभाग को रुपए आवंटित किए गए। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बिहार के राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल भी आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। कौन, आरिफ मोहम्मद खान जो है तो ये बिहार के राज्यपाल हैं। तो राज्यपाल का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, जयपुर, मेरठ, भोपाल या फिर केरल। 8वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी का शुभारंभ किया गया। कहाँ पर किया गया, आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या बी मेरठ, ठीक है। मेरठ अगर हम लोग बात करें तो देखो मेरठ जो है वो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए, मेरठ की अगर हम लोग बात करें, मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है।
साथ ही साथ आप याद रखेंगे मेरठ से ही 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 1857 की जो क्रांति है तो इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आप आंसर करोगे मेरठ से। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हो रही है। कब हो रही है? 10 मई को। ठीक है, कब? तो 10 मई 1857, 10 मई 1857 को 1857 के क्रांति की शुरुआत हो रही है, याद रखेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हो रही है, तो आप आंसर करोगे 10 मई 1857 को। मेरठ किसके लिए फेमस है, तो खेल के सामान के लिए फेमस। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? बी आंसर कर दिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर टैरिफ लागू किया, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो टैरिफ अगर हम लोग बात करेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और उन्होंने किस देश पर टैरिफ लागू किया, क्या आंसर करोगे? मैक्सिको, कनाडा, चाइना या फिर उपरोक्त सभी। आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि ये दूसरी बार, ठीक है, क्या हो रहा है, तो सेकेंड टाइम ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन है। ठीक है, क्या है, तो अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और ये कौन सी नदी के किनारे है, तो पोटोमैक नदी। ठीक है, कौन सी नदी, तो पोटोमैक नदी के किनारे है। और वाशिंगटन में आपको, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वाशिंगटन में अगर हम लोग बात करें तो आपको वर्ल्ड बैंक, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप याद रखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों का मुख्यालय आपको वाशिंगटन में देखने को मिल जाएगा। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे है। और अमेरिका के दो बार लगातार नहीं, अमेरिका के दूसरी बार अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी बार जो राष्ट्रपति बने हैं, सेकेंड टाइम जो प्रेसिडेंट बने हैं, वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, और इन्होंने अभी मैक्सिको, कनाडा और चाइना तीनों पर क्या किया? टैरिफ लगाया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। हाल ही में ऑनलाइन कारोबार शुरू होने के 25 साल बाद की संसद ने ई कॉमर्स विधेयक पारित किया। तो किस देश की संसद ने ई कॉमर्स विधेयक जो है पारित किया है? ऑनलाइन कारोबार शुरू होने के 25 साल बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो संसद ने ई कॉमर्स विधेयक को पारित किया। मिस्र हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, भारत हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। क्या आंसर करिएगा? तो 10वें प्रश्न की बात करेंगे। ऑप्शन संख्या आप आंसर कर दोगे डी, नेपाल हो जाएगा। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या है, तो आप आंसर कर दोगे काठमांडू है। ठीक है, नेपाल की संसद अगर हम लोग बात करेंगे, संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। ठीक है, क्या है? नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, तो आप आंसर कर दोगे सूर्य किरण अभ्यास। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा सूर्य किरण अभ्यास होता है? अगर नेपाल का खेल आपसे पूछ ले तो खेल आप कहोगे वॉलीबॉल है। ठीक है, नेपाल का खेल क्या है? वॉलीबॉल है। और नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, कितने? तो नेपाल अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाते हैं? 11वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, 5 मार्च को। ठीक है, कब? तो 5 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में आईआरसीटीसी और किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? ठीक है, आईआरसीटीसी और साथ ही साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? 12वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या आप आंसर करोगे बी। ठीक है, आईआरएफसी। आईआरएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर करोगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। ठीक है, तो आईआरसीटीसी, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन को नवरत्न का दर्जा दिया गया। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? बी आंसर करिएगा, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का भोपाल में कौन सा संस्करण, कौन सा राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण भोपाल में आयोजित किया गया? 40वां, 41वां, 42वां, 43वां। क्या आंसर करिएगा? 13वें प्रश्न की बात करेंगे, आंसर कर दोगे आप 42वां। ठीक है, कौन सा? तो राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका 42वां संस्करण भोपाल में आयोजित किया गया। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और भोपाल को झीलों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? भोपाल को झीलों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने देशव्यापी मोटापा विरोधी अभियान की शुरुआत की? अच्छा, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे विश्व मोटापा दिवस पूछ ले, ठीक है, अगर आपसे क्या कर ले, विश्व मोटापा दिवस पूछ ले तो 4 मार्च को, ठीक है, क्या करते हैं, तो 4 मार्च को मोटापा दिवस मनाते हैं। और किसने भी मोटापा विरोधी अभियान की शुरुआत की है, तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे, तो स्वास्थ्य मंत्री हमारे हो जाएंगे जेपी नड्डा। ठीक है, कौन हो जाएंगे? स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा।
और इनके द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो मोटापा विरोधी अभियान की शुरुआत की गई है। विश्व मोटापा दिवस को मनाते हैं 4 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से अब तक गोल्ड लोन में महिलाओं की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बढ़ गई है? तो नीति आयोग की भी एक रिपोर्ट आई है और इसके अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो 2019 से लेकर के अब तक गोल्ड लोन में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो कितनी, तो 6% बढ़ गई। ऑप्शन संख्या क्या करेगा, सी आंसर कर देगा। ठीक है, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2015 में हुई। नीति आयोग का अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो अध्यक्ष आप हमेशा याद रखेंगे कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो अध्यक्ष मोदी जी हो जाएंगे। ठीक है, उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर कर दोगे सुमन बेरी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो आप आंसर कर दोगे सुमन बेरी है। और नीति आयोग के अगर आपसे सीईओ पूछ ले तो क्या आंसर क्या करोगे, तो वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, क्या करोगे, वी आर सुब्रमण्यम जो है ये नीति आयोग के सीईओ है। और नीति आयोग क्या है, तो ये एक गैर संवैधानिक है। ठीक है, क्या है, तो ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, क्या है, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो देखो 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक होता है। ठीक है, क्या होता है, एक आपका प्राथमिक होता है, एक आपका द्वितीयक होता है और एक आपका तृतीयक होता है। जो तृतीयक क्षेत्र होता है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से, सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक में क्या होगा, तो प्राथमिक अगर हम लोग बात करें जो कच्चा माल होगा, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया। ठीक है, मत्स्य पालन हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मत्स्य पालन हो गया। ये सब आपके किस में, तो ये सब आपके जो कच्चे माल हो गए। ठीक है, तो वो सब आपके कहाँ पर, तो वो सब आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो कारखाना, फैक्ट्री। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, तो ये सब आपके द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें जैसे आपके बैंकिंग हो गया। ठीक है, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ऑनलाइन टीचिंग हो गई। ठीक है, तो ये सब आपके कहाँ पर, तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में आएंगे। और अगर आपसे भारत की जीडीपी में पूछा जाए कि भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो आप आंसर करोगे तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का। भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो आप कहोगे तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों से बचाती है? ओजोन परत की अगर हम लोग बात करें तो ओजोन परत देखो समताप मंडल में मिलता है। ठीक है, कहाँ पर, ओजोन परत कहाँ पर आपको मिलेगी, ओजोन परत समताप मंडल में मिलती है। और ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, 16 सितंबर को क्या करेंगे, ओजोन दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा क्या होगा, तो 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, ओजोन परत के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, ओजोन परत के संरक्षण के उद्देश्य से हम लोग क्या करते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत को नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है, तो आप आंसर करोगे सीएफसी गैस। ठीक है, कौन सी, तो आप आंसर करोगे सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है, तो आप आंसर कर दोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। उगादी त्योहार किस राज्य में मनाते हैं, क्या आंसर करोगे, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल। उगादी त्योहार कहाँ पर मनाते हैं, क्या आंसर करेगा, तो आप आंसर कर दोगे केरल में। ठीक है, कहाँ पर, तो केरल में। केरल में अगर हम लोग बात करें तो केरल में ओणम भी मनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, तो केरल में ओणम भी मनाया जाता है। ठीक है, केरल में अगर हम लोग बात करें तो नृत्य कौन सा है, तो कथकली कर दोगे। ठीक है, कौन सी, तो कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, कौन सा, तो कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम ये नृत्य कहाँ पर, तो केरल में। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे केरल की, ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे केरल की, तो केरल में आपको साइलेंट वैली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइलेंट वैली देखने को मिल जाएगा। केरल की भाषा अगर आपसे बोले तो आप आंसर क्या करोगे, मलयालम कर दोगे। ठीक है, केरल की भाषा क्या है, तो आप आंसर मलयालम कर दोगे। केरल में आपको वेम्बनाड झील देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा, केरल में वेम्बनाड झील आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक जो साक्षरता दर है, तो साक्षरता दर आपको साक्षरता दर, और अगर हम लोग बात करेंगे सबसे अधिक साक्षरता दर और लिंगानुपात आपको कहाँ पर, तो केरल में देखने को मिल जाएगा। सबसे अधिक साक्षरता दर और लिंगानुपात आपको कहाँ पर, तो केरल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, किस रोग को टीकाकरण के द्वारा रोका नहीं जा सकता? कौन से, अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा रोग है जिसके लिए टीकाकरण नहीं है, जिसको टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता? तो रेबीज, तो रेबीज के लिए आपको पता है टीकाकरण है, टाइफाइड के लिए है, खसरा के लिए है, बेरी के लिए नहीं।
बेरी बेरी जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो विटामिन B1 की कमी से होता है। और विटामिन B1 को हम लोग क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 को हम लोग क्या करते हैं, थायमिन कहते हैं। और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था, धर्मपाल, महिपाल, 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 गोपाल, रामपाल, क्या आंसर कर दोगे। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन है, तो गोपाल है। गोपाल की बात अगर हम लोग बात करें तो धर्मपाल है, ठीक है, धर्मपाल है। धर्मपाल की बात अगर हम लोग बात करेंगे तो देवपाल है, ठीक है। और ये जो धर्मपाल है ये क्या करेगा, तो ये भागलपुर में, जो ये धर्मपाल है तो ये भागलपुर में क्या करेगा, तो भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाएगा, ठीक है। कौन सा, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाता है कौन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में बनवाएगा धर्मपाल। संस्थापक कौन है, तो गोपाल है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पाल वंश के राजा शासन कहाँ पर करते थे, तो बंगाल में, ठीक है। बंगाल बिहार वाला जो क्षेत्र है तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो वहां पर पाल वंश के राजाओं का शासन था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष की अगर हम लोग बात करें, त्रिपक्षीय जो संघर्ष है ये किसके लिए हो रहा था, तो त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए हो रहा था। और इसमें कौन कौन से राजवंश, तो आप आंसर करोगे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट हिस्सा लिए थे। पाल राजवंश के राजा, प्रतिहार राजवंश और राष्ट्रकूट, ये सभी क्या किए थे, तो ये सभी हिस्सा लिए थे त्रिपक्षीय संघर्ष में। और त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हो रहा था, कन्नौज के लिए हो रहा था। क्लियर है। तो डेली हम लोग एक छोटा सा सेशन करते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर का, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज भी हम लोगों ने एक छोटा सा सेशन किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाएगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।